नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके राजनीतिक विरासत को लेकर कयासों का बाजार गर्म था। लोग उनकी बेटी सुप्रिया सूले, भतीजे अजित पवार में से किसी एक को राष्ट्रवादी कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। राजनीति में रुचि रखने वाले आप किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि शरद पवार की राजनीतिक तौर तरीकों को किसने सबसे ज़्यादा आत्मसात किया, तो निश्चित तौर पर अधिकांश लोग अजित पवार या सुप्रिया सूले का नाम लेंगे। हालांकि बारीकी से देखने पर समझ आएगा कि शरद पवार की राजनीति के फॉर्मूले को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आत्मसात किया है। वर्तमान समय में एक दूसरे के विरोधी एकनाथ शिंदे और शरद पवार में सामान्यता ढूंढना लोगों को अजीब लग सकता है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक विचारधारा को परे रखते हुए शरद पवार के राजनीतिक जीवन की शुरुआती समय को देखें और महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के अप्रत्याशित उदय को देखें तो स्पष्टता से यह बात उभर कर आती है कि विरोधी दल में होते हुए भी एकनाथ शिंदे शरद पवार के पदचिन्हों पर चल रहे थे। बात 1977 की है, जब आपातकाल की समाप्ति की घोषणा और लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई और कांग्रेस आर ने अलग अलग हिस्सा लिया था। नवगठित जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। चुनाव के बाद जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस के दोनों धड़ों ने एक होकर सरकार बनाई। इस सरकार में शरद पवार भी मंत्री बनाए गए, लेकिन एक साल भी नहीं हुआ था कि शरद पवार ने 40 विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार गिरा दी और फिर केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के समर्थन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे। इस तरह शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। इसके बाद अपने राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव के साथ 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री और 2 बार केंद्रीय मंत्री बनने में सफल रहे। अपनी पार्टी और अपनी सरकार से बगावत करके खुद मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति में यह शायद यह पहली बार था और इस सफल प्रयोग का अनुसरण करने का सफल प्रयास उनके भतीजे अजित पवार ने 2019 में किया। लेकिन 3 साल बाद 2022 में 1978 का इतिहास दोहराते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद हम आपको वो दौर की भी बात बताने जा रहे हैं जब शरद पवार ने इंदिरा गांधी से अलग होकर अपनी राह पकड़ी थी। दोस्तों, छात्र राजनीति से अपनी यात्रा शुरू करने वाले शरद पवार ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और 1967 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 27 साल की उम्र में राज्य विधानसभा में पहुंचे और कामयाबी हासिल की। उन्होंने राज्य और पार्टी में अपने प्रभाव का विस्तार किया। यह वो समय था जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और बुजुर्ग सिंडिकेट नेताओं में शक्ति संघर्ष चल रहा था और कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके थे। उस वक्त शरद पवार इंदिरा गांधी के साथ न जाकर अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चौहान के साथ कांग्रेस आर के साथ हो लिए, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस आर से बगावत करके कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की और जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब केंद्र के सत्ता में एक बार फिर इंदिरा गांधी आसीन हुई तो उन्होंने शरद पवार की 2 साल पुरानी सरकार बर्खास्त कर दिया और अब शरद पवार विपक्ष में आ गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार कांग्रेस की लहर के बीच लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। वहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उन्होंने इच्छा संबंध स्थापित किया और इसके चलते राजीव गांधी ने उनकी कांग्रेस में फिर से वापसी कराई और दूसरी बार 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की राजनीति में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। जब 1990 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपना मजबूत दावा पेश किया, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री के पद से असंतोष उन्हें करना पड़ा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शरद पवार को केंद्र में अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और इसी कारण पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना कर केंद्र की राजनीति से दूर कर दिया। अब हम आपको वो दौर के बारे में बताने जा रहे हैं जब बगावत करने के बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। वो थे शरद पवार। यहाँ दोस्तों, नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल पूरा होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का दखल बढ़ता जा रहा था। 1999 में जब सोनिया गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का निर्णय रहा, तब एक बार फिर शरद पवार ने विद्रोह कर दिया। पीएम संगमा और तारिक अनवर को साथ लेकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आकार दिया। इसी समय राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। उस वक्त चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिल सका और एक बार फिर शरद पवार उसी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो गए। इसके साथ ही अभी हाल ही में
ही बगावत किए हैं। जिसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना के बाद शरद पवार की राजनीतिक जीवन में एक प्रकार से निरंतरता आने लगी। 1999 में 2004 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बैनर तले 2004 लोकसभा का चुनाव लड़ा और आपसी सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। इसके बाद 2004 में शरद पवार को कृषि मंत्री का पद सौंपा गया। बता दूं कि दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना के बाद शरद पवार के राजनीतिक जीवन में एक प्रकार से निरंतरता आने लगी। 1999 में 2004 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बैनर तले 2004 को लोकसभा का चुनाव लड़ा और आपसी सहयोग में केंद्र में सरकार बनाई। शरद पवार इस सरकार में कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री के रूप में 2008 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार का कार्यकाल 2019 में आम चुनाव के बाद भी जारी रहा। इस दौरान उन पर विदेशी खाद निर्यातकों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा। साथ ही किसानों की आत्महत्या के कारण आलोचकों को वो निशाने पर भी आए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको वो किस्सा भी बताते हैं जब शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ वो लाए थे। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद शरद पवार की राजनीतिक चमक फीकी पड़ने लगे थे। लेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में आए राजनीतिक संकट के बीच शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस पार्टी को एक मंच पर लाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार गठित करके अपने राजनीतिक कौशल को पुनः एक बार प्रमाणित किया। ध्यान दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के विश्व पितामह है शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, 60 साल से अधिक समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले इस दिग्गज नेता को 2017 में भारत सरकार की ओर से देश का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज देश में भगवा दल के वर्चस्व के बाद भी शरद पवार धर्मनिरपेक्ष राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा और पुनः पद ग्रहण के दौरान बना माहौल की यही साबित करता है कि शरद पवार अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति के विश्व पितामह है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह तमाम जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।